हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो है कि अगर कोई व्यक्ति है जो हार्ट अटैक से पीड़ित हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको, तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली ये देखा गया है कि लोगों में पैनिक हो जाता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इसके बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी देना चाहेंगे। नॉर्मल कोर्स में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक जो हो रहा है वो हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में हो या हॉस्पिटल विसिनिटी में हो। ऐसा हो सकता है कि ये बाज़ार में हो, मॉल्स में हो, जिम्नेशियम्स में हो या किसी भी और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ आस-पास अवेलेबल ना हो। इस सिचुएशन में पेशेंट को बचाने के लिए सिर्फ़ बायस्टैंडर्स होते हैं। जो लोग हैं, आस-पास हैं, यही वो लोग हैं जो इस पेशेंट को ठीक तरीके से अच्छी हालत में डॉक्टर या हॉस्पिटल के सुपुर्द कर सकते हैं। अगर बायस्टैंडर्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी हो तो। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर क्षितिज दुबे हूँ, जो पेशे से एक कार्डियक सर्जन हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुशील जैन। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत जल्दी पेशेंट को आइडेंटिफ़ाई करें कि इस पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर की आवश्यकता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बीतता हुआ मिनट 10% चांस रिड्यूस करता है पेशेंट के सर्वाइवल के लिए। हमें तुरंत आइडेंटिफाई करना है 10 सेकंड के अंदर कि इस मरीज को रिससिटेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक निमोनिक है जिसको ध्यान रखना है, ये है DRCAB, डॉक्टर कैब। अगर हम इस निमोनिक को ध्यान रखते हैं तो किस सीक्वेंस में हमें आगे काम करना है वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। D स्टैंड्स फॉर डेंजर। डेंजर मतलब ये है कि विक्टिम जहां गिरा हुआ है वो सिचुएशन से हमें एक सेफ सिचुएशन पे आना है, जिस जगह पे पेशेंट भी सेफ हो और आप जो बायस्टैंडर हैं, जो ये रिससिटेशन देने वाले हैं, ये भी सेफ रहें। सेफ्टी का मतलब ये है कि अगर मरीज बीच सड़क में है तो हम उसे उठाकर साइड में ले जाएंगे जहां ट्रैफिक ना हो, या अगर उसे इलेक्ट्रिक करंट लगा है तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट बंद करेंगे, उसके बाद मरीज को छुएंगे। हमें हर सिचुएशन में अपनी और मरीज की सेफ्टी का ध्यान रखना है क्योंकि हम ही हैं जो मरीज को बचा सकते हैं, इसलिए हमारी सेफ्टी उतनी ही ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं रिस्पॉन्स। R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। हमें सबसे पहले मरीज को रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं ये देखना है। उसके लिए हमें ये करना है कि मरीज को जोर से टैप करके बोलेंगे, भाई साहब ठीक है आप? भाई साहब क्या हो गया है आपको? सर ये ठीक नहीं लग रहा है, एम्बुलेंस को कॉल करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एम्बुलेंस को कॉल करना, क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 मिनट तक हमें ये मसाज देनी है, तो एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कि ये मसाज सफिशिएंट ना हो। एम्बुलेंस को कॉल करने के अलावा हमें और भी लोगों को कॉल करना मदद के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि इफ़ेक्टिव मसाज देने के लिए कम से कम एक व्यक्ति 2 मिनट तक मसाज दे सकता है, उसके बाद वो थकने लगेगा। तो अगर हमारे पास ज़्यादा हैंड्स हैं, तो हम इफ़ेक्टिव मसाज लंबे समय तक दे सकते हैं। इसके बाद हमें चेक करना है पेशेंट की पल्स। पेशेंट की पल्स चेक करने के लिए हमें चाहिए कि हम एडम्स एप्पल बीच में और ये मसल के बीच में 3 उंगलियों से छू कर देखेंगे कि मरीज की पल्स आ रही है कि नहीं। मरीज का एडम्स एप्पल और मसल के बीच में 3 उंगली से छू कर देखना है कि मरीज की पल्स है कि नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका पल्स जो देखते हैं वो रेडियल पल्स देखते हैं। जब सिचुएशन हार्ट अटैक की हो या कोई मूर्छित होकर के गिर गया हो तो पेरिफेरल पल्स का मौजूद होना संभव नहीं है। इसलिए इस दौरान हमें सेंट्रल पल्स के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि ये हार्ट के सबसे पास की आर्टरी होती है। अगर इसमें मरीज में ये कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही है तो हमें देखना है कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं। ये देखने के लिए हमें 3 चीजें देखनी है, लुक, लिसन एंड फील। हमें देखना है कि मरीज की छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, साथ ही मरीज की नाक से निकली हुई सांस हमें फील करनी है और सुननी है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, मरीज अनरिस्पॉन्सिव है, मरीज की पल्स नहीं है और मरीज को सांस नहीं आ रही है, तब हमें तुरंत रिससिटेशन चालू करना है, तुरंत। इस दौरान एक चीज जो ध्यान रखने की है वो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस दौरान नॉर्मली जब पैनिक सिचुएशन होती है तो हम लोग मरीज को उठा के बिठाने का प्रयत्न करते हैं या हम पानी देने का प्रयत्न करते हैं। ये इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं करना है। जो इकलौती चीज मरीज की जान बचाने वाली है वो है रिससिटेशन। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिससिटेशन कैसे देना है और इसकी सही टेक्निक क्या है। जैसे ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है,
ऐसी सिचुएशन में जो एक्शन हमें लेना है इसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR या कार्डियक मसाज या कॉमन शब्दों में मसाज कहते हैं। अब एक सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति मूर्छित होकर के घर में गिर गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? हो सकता है कि ये व्यक्ति पलंग पे गिरे हों। अगर ये पलंग पे गिरे हैं या सोफे पे गिरे हैं और या ये ज़मीन पे गिरे हैं, तो नॉर्मल रिस्पॉन्स ये होता है कि सबसे पहले इनको उठा करके बिस्तर पे या सोफे पे अपन रखें। ये एक चीज़ है जो हमें नहीं करनी है। इफ़ेक्टिव रिससिटेशन देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम पेशेंट को एक हार्ड सरफेस पे रखें। तो सबसे ज़रूरी है हमें मरीज को सॉफ्ट सरफेस, पलंग या सोफे से उठाकर एक हार्ड सरफेस या ज़मीन पर रखना है। एक इफ़ेक्टिव मसाज देने के लिए हमें मरीज़ के राइट हैंड साइड पे बैठना है। इस समय हमें ध्यान रखना है कि हम अपने घुटनों के बल बैठे हों और हमारा पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो। इसके बाद ये ज़रूरी है समझना कि हमें कार्डियक मसाज कहाँ देनी है। अगर हम ध्यान दें तो ये मिड लाइन है और ये निपल लाइन है। जहाँ ये निपल लाइन और मिड लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये सेंटर पॉइंट होता है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। ये बात सच है, लेकिन इफ़ेक्टिव मसाज देने के लिए हमें इस पॉइंट पे प्रेशर देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम पेशेंट के राइट हैंड साइड में बैठेंगे और हमें अपने घुटने के बल खड़े होना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा पोस्चर स्ट्रेट हो। इसके बाद हमें अपना डोमिनेंट हैंड, मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरा डोमिनेंट हैंड आगे लेना है और दूसरे हाथ की फिंगर से इसे इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारी एल्बो स्ट्रेट हो, हमारा पूरा वजन मरीज के ऊपर हो और हमारा पोस्चर ठीक हो। इसके बाद हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। ट्वेंटी 26, 27, 28, 29, 30। अभी तक हम देख रहे थे सी वॉज फॉर कंप्रेशन। इसके बाद हम आएंगे ए फॉर एयरवे एंड बी फॉर ब्रीदिंग। हर 30 कंप्रेशंस के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम मरीज को 2 रेस्क्यू ब्रेथ दें। इसके लिए जो ज़रूरी है वो हम देखेंगे कि हमें एयरवे कैसे स्ट्रेट करना है। ठोड़ी को ऊपर उठाना है ताकि इसका सिर पीछे हो जाए। ये करने से जो हवा का रास्ता है वो खुल जाता है और हवा फेफड़ों में जाती है। यह करने के बाद हमें सिर्फ 2 बार मरीज को सांस देनी है और साथ ही में ये देखना है कि हम जो सांस दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। ये हमें मालूम पड़ेगा मरीज की छाती फूलती हुई दिखने से। आपने देखा होगा कि मैंने जब सांस दी तब मरीज की छाती अच्छे से फूली। उसके बाद मैंने कुछ वक्त दिया ताकि वो हवा वापस निकले और फिर दूसरी सांस दी। इसलिए बिना झिझके हमें सिर्फ 2 बार अपनी सांस देना है और उसके बाद तुरंत कंप्रेशन रीस्टार्ट करना है। 2 सांस देने के बाद हमें 30 कंप्रेशन की साइकिल वापस से स्टार्ट करनी है। तीस कंप्रेशन और 2 ब्रेथ, इनकी 4 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद लगभग 2 मिनट व्यतीत हो चुके होंगे। इस दौरान बहुत ज़रूरी है कि हम मरीज का रिस्पॉन्स दोबारा से चेक करें। इस रिस्पॉन्स को चेक करने में हमें 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। भाई साहब ठीक हैं आप? नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये मरीज अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसकी पल्स अभी तक वापस नहीं आई है और कोई रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि हम इसका कंप्रेशन और ब्रीदिंग का साइकिल कंटिन्यू करें। चूंकि एक व्यक्ति ये साइकिल बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम और लोगों को मदद के लिए बुलाएं और ये साइकिल टूटे ना जब तक कि पैरामेडिक्स अराइव नहीं करते हैं या हम इस पेशेंट को शिफ्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब प्रश्न ये उठता है कि ये साइकिल कब तक जारी रखना ज़रूरी है। ये चेन हमें तब तक ब्रेक नहीं होने देना चाहिए जब तक या तो एम्बुलेंस हमारे दरवाजे पे ना आ जाए और या फिर ये मरीज़ को वापस होश ना आ जाए। अगर मरीज़ होश में आ जाता है या एम्बुलेंस आ जाती है तभी हमें इस साइकिल को रोकना है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एम्बुलेंस में हार्ट बेड या स्ट्रेचर होता है और इस स्ट्रेचर पे हम ये CPR कंटिन्यू करते हुए पेशेंट को हॉस्पिटल तक सेफली पहुंचा सकते हैं।
इसी कारण ये ज़रूरी है कि हम पेशेंट को अपनी गाड़ी से शिफ्ट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसमें गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती है और बेड जो सीट्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो ये सॉफ्ट सीट्स के ऊपर सीपीआर कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम एम्बुलेंस के आने तक ये साइकिल ब्रेक ना होने दें और सीपीआर कंटिन्यू करें। एक इफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बाद कई बार ये देखा गया है कि मरीज एम्बुलेंस आने के पहले भी रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं, और अगर ये मरीज रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं तो हमें क्या करना है ये हमें एक बार देख लेते हैं। हमें मरीज का दायां हाथ उठा करके उसके सिर के नीचे रखना है, उसका बायां पाँव टिल्ट करना है, बायां हाथ टिल्ट करना है और उसे इस करवट से लिटाना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि इसके मुंह में सलाइवा इकट्ठा हो जाता है, थूक इकट्ठा हो जाता है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि ये थूक सांस की नली में जाए। इस पोजीशन में रखने से अक्सर ये सलाइवा मुंह के बाजू से बाहर आ जाएगा और इनको एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सही तरीके से किया जाए, इस चेन को ब्रेक नहीं किया जाए, तो कई बार हम कई मरीजों की जान बचा सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं इस दौरान जो इस मरीज की जान बचा सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, कंप्रेशन का ध्यान रखेंगे, एयरवे का ध्यान रखेंगे, ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे, तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी दिन किसी मरीज की जान बचा पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपका हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहेंगे कि आप ये वीडियो को कई लोगों के साथ शेयर करें और किसी न किसी की जान बचाने में अपना योगदान दें। थैंक यू। नमस्कार।